बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कास्ट अकाउंटिंग का लेक्चर 5 पढ़ेंगे और इसमें हम फर्दर फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बात करेंगे और जो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में रेशो के क्वेश्चन होते हैं। आज हम उन पे बात करेंगे और उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी सीखेंगे, हर एक का अलग अलग से। और ये बात इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी इस स्टेज पे बता दूं कि आप जब ये लेक्चर सुन रहे हैं, ले रहे हैं और इसको ज़रा कंसंट्रेट करें, जो फार्मूला है उसको उसी वक्त मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आपने ख़ुद ही सॉल्व करने होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब इस लेक्चर को आप ले रहे हैं तो उसको ज़रा ध्यान से सुने और उनकी एंड पे प्रैक्टिस भी खुद से ही करें। Income statement ratios. Cost accountants are also required to analyze the results gathered from the financial statement. और इनका जो फिनेंशियल डाटा दिया होता है, जो कास्ट अकाउंट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें दी होती हैं, उनसे ये फ़ायदा होता है कि आप आने वाले वक्त में डिटरमिन करते हैं कि जो कंपनी की फ़िनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंपनी के बारे में क्या बता रही हैं। लास्ट ईयर कौन सी रेशियो क्या थी और अब अगर उसकी ग्रोथ पॉजिटिव है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर उसमें एडवर्स चल रही हैं तो जो है इन्वेस्टर वो कॉन्शियस हो जाता है और वो मोहतात हो जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट के मुतालिक। तो इसलिए जो है रेशो कैलकुलेट करना और उनको प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है एक किसी भी फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसलिए जो डाटा दिया होता है उसको एनालाइज करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में से आप रेशो कैलकुलेट करते हैं। दीज रेशोज़ एनालाइजेज हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक सर्टन डिसीजन। तो ये मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, रेशोज़ की बेस पे वो डिसीजन लेते हैं आने वाले पीरियड के लिए। दीज रेशोज़ डू नॉट इंक्लूड कम्प्लेक्स रेशोज़ लाइक फिनेंशियल रेशोज़ और इन्वेस्टमेंट रेशोज़। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, जो कास्ट अकाउंटेंट कैलकुलेट कर रहा होता है, वो इतनी कम्प्लेक्स रेशो की बात नहीं करता, बल्कि नॉर्मल रेशो जो उसने यूज़ करनी होती है कास्ट को डिटरमिन करने के लिए, कास्ट को रिड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, वो उन्हीं को कंसंट्रेट करता है। कास्ट अकाउंटेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द रेशियो रिलेटिंग टू द प्रॉफिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो कंसर्न किसके साथ होता है, प्रॉफिट और कास्ट के साथ। दीज माइट इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी शामिल होती है। नंबर 1 ग्रास मार्जिन रेशो, उसके बाद है नंबर 2 ग्रास मार्कअप रेट, और तीसरे नंबर पे है नेट प्रॉफिट रेशो, चौथे नंबर पे है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू सेल्स रेशो, और उसके बाद 5वें नंबर पे है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और छठे नंबर पे है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की रेशो। तो ये जो है इंपॉर्टेंट होती है कास्ट अकाउंटेंट के लिए। कास्ट अकाउंटेंट इनको ही कंसंट्रेट करके, तो आपको कास्ट अकाउंटिंग के हवाले से जब बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में फिनेंशियल अकाउंटिंग चूँकि नहीं है, इसलिए कास्ट अकाउंटिंग की बेस पे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कंसीडर करने के बाद जो रेशोज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है। These ratios will be calculated based on the information in the following cost of goods sold statement and income statement. जैसे कि हमने पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक स्टेटमेंट बनाई थी, उसको एक दफ़ा फिर नज़र से देख लें, क्योंकि इन्हीं में से जो डाटा दिया हुआ है हम उनको जो यूज़ करेंगे फर्दर रेशोज़ को समझने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास हमने निकाला था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। वो कैसे आया था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, फिर परचेजेज जितनी की थी और अवेलेबल हमारे पास मटेरियल हुआ था, उसमें से हमने माइनस किया था क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल और हमारे पास आ गया था मटेरियल यूज। उसके बाद लेबर हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गई प्राइम कास्ट, उसमें हमने FOH ऐड किया जो उसका रेट दिया हुआ था। उस के बाद हमने FOH को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गई टोटल फैक्ट्री कास्ट, और उसमें हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया। फिर हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड का डाटा आ गया था और उसमें से लेस किया था हमने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को। तो उसके बाद हमारे पास आ गया था कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसमें हमने ऐड किया था फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें से ये हमारे पास आ गया कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, और उसमें लेस किया हमने कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग की इन्वेंट्री, और हमारे पास आ गया था कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल।
उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास सेल्स दी थी, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो नॉर्मल थी वो माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से हमने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस किए थे जो कि इंटरेस्ट वगैरह के थे, तो हमारे पास आ गया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स का हमने माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया था नेट प्रॉफिट, और उसके बाद ओवर अप्लाइड एफओएच को जो हमने ऐड कर दिया था तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया था 90,000। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने पहले भी जो लेक्चर्स हमने पढ़े उनमें सॉल्व किया था। तो इसी डाटा को हम आगे यूज़ करेंगे रेशोज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट जो निकालना पड़ता है तो उसका जो फार्मूला है वो ये है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट इज़ इक्वल टू जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने काउंट किया था और जितनी आपकी सेल्स थी तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस रेशो आइडेंटिफाइज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, यानी कि कितनी सेल्स हों तो आपका कितना प्रॉफिट बढ़ता है। अगर 1 लाख की सेल्स हैं तो उस पर 10,000 का आपका प्रॉफिट है, तो अगर आपने 20,000 का प्रॉफिट गेन करना है तो आपको 2 लाख की सेल्स करना पड़ेंगी। आपको 30,000 का प्रॉफिट गेन करना है तो फिर आपको 3 लाख की सेल्स करना पड़ेंगी। 40,000 आपने ग्रॉस प्रॉफिट गेन करना है तो आपको 4 लाख की सेल करना पड़ी होंगी। तो ये जो रेट होता है हमें बताता है तो अभी आप किस पोजीशन पे हैं प्रॉफिट के हिसाब से, और अगर आपने प्रॉफिट किस लेवल पे लेके जाना है तो उस लेवल की आपको सेल्स भी उसी रेट से बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये आपको कॉस्ट अकाउंटेंट को बताता है कि आपका अगर इतना प्रॉफिट है तो आपकी कॉस्ट जो सेल्स कितनी है, तो सेल्स कितनी बढ़ाई जाए तो आप कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड गेन कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है। इसी जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें देखें हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 90,000 2,90,000 था। आप ज़रा इसको बैक करके भी देख सकते हैं। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट थी वो थी 2,90,000 और सेल्स की अमाउंट थी 6 लाख, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जीपी रेट जो है वो है 48.33%। उसके बाद आती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेट। पहले हमने पढ़ी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और अब है मार्कअप रेट, यानी कि कॉस्ट पे आप कितना जो है ऐड करते हैं। जो मार्कअप जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो कॉस्ट में कितना ऐड करते हैं वो आपको बताता है ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेट, कि जो आपका प्रॉफिट हुआ ये कॉस्ट पे कितना रेट आपने लगाया था प्रॉफिट का, तो आपको जो गेन हुआ प्रॉफिट ये आपको बताता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वही अमाउंट जो आपने पहले डाली थी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग से जो हमने काउंट की थी वो आप को पता थी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास फिगर्स आ जाएंगे 100% में, यानी कि जो कास्ट में आपने परसेंटेज में ऐड किया था जो आपका प्रॉफिट हुआ था। दिस रेशो आइडेंटिफाइज, यहाँ से दिस रेशो आइडेंटिफाइज द रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितनी सेल्स हुई उस पर कितना आपको प्रॉफिट हुआ। इन दिस रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ हेल्ड इक्वल टू 100%। द परसेंटेज ऑफ सेल्स इज़ 100 प्लस द परसेंटेज ऑफ मार्कअप, यानी कि जो सेल आपकी कास्ट होती है वो 100 के इक्वल कंसीडर की जाती है, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है वो उसके ऐड होता है। इट मीन्स दैट इफ़ द मार्कअप इज़ 25%, यानी कि 25% अगर मार्कअप हो देन परसेंटेज ऑफ सेल्स विल बी 125%, यानी कि आपका जो सेल को आप 100% पे रखें और उस पे अगर आप 25% प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ये टोटल आपका हो जाएगा 125 जो है ये हो जाएगा आपका परसेंटेज मार्कअप का ओवर द कॉस्ट। दीज रेशोज़ यहाँ पे आप अभी आप देख भी सकते हैं कि जो आपका जीपी था वो 2,90,000 था। अगर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी 3,10,000 थी, उसको मल्टीप्लाई किया 100 थे तो आपका जो है कास्ट के ऊपर वो मार्जिन बनता है 93.5%। These ratios are also known as the cost structure ratio,
इसको कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशो भी कहते हैं। द कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशो कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज बिलो। अब देखें कि ये फ़र्ज़ किया आपकी सेल्स थी, इंक्रीज़ ऑफ मार्जिन जो है 100% है, तो अगर 25% उस पर मार्कअप आप रखेंगे तो ये 25% हो जाएगा। अगर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 75% थी तो जो वो मार्जिन आप रखेंगे तो वो 100% हो जाएगा, क्योंकि 75% प्लस 25, इसमें भी 100 प्लस 25 तो 125 हो जाएगा। ये सेल्स को जब आप कंसीडर कर रहे होंगे और जब आप कास्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 75% अगर कास्ट थी तो उसमें 25% आप मार्जिन मार्कअप का ऐड करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, इंक्रीज़ ऑफ मार्कअप। तो ग्रास प्रॉफिट फ़र्ज़ की आपका जो है वो रेट आपका मान जाता है 25%, क्योंकि 100 में आपने 25 ऐड किया तो 125% और 75% में आपने 25 ऐड किया तो 100%। तो दोनों में चेंज कितना है 25% का, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद आप ये ज़रा थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। एज शोन अबव इन बोथ ऑफ द कैसे, यानी कि आपने माइनस करना है तो आपके पास दोनों जो है 75, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन बताइए, कोई और इसमें एक्स्ट्रा बात नहीं है। इसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है और गिवन इन्फॉर्मेशन कौन सी है और परसेंटेज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है सारी आपने फार्मूला डिज़ाइन करना होता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट आप देख लें ज़रा, उसमें जो है फार्मूला ही सपोर्ट करना होता है उसकी, जो एक इन्फॉर्मेशन दी हो तो दूसरी कैसे आपने लेनी होती है। जैसे ये आपको फार्मूले का पता है तो एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको दूसरी साइड पे लेके जाने से आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आती है नेट प्रॉफिट की रेशो। नेट प्रॉफिट की रेशो कैसे आप निकालते हैं कि जितना आपका नेट प्रॉफिट, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई, इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो नेट प्रॉफिट आपका आया था वो फिगर आ जाएंगे और सेल के फिगर वही जो आपके पास है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में आएगा कि आपकी जो सेल्स हुई उस पे कितना परसेंटेज आपका प्रॉफिट हुआ था। तो देखें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें आपका नेट प्रॉफिट था 2,90,000 और सेल्स की अमाउंट थी 6 लाख। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका आ जाएगा 15%, यानी कि आपकी सेल्स पे 15% जो था वो आपका प्रॉफिट का रेट बनता है। इसी तरीके से आपका जो है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, कि आपकी जो इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो एवरेज इन्वेंट्री आपकी बनती है वो कितनी टर्न ओवर हो रही है। आपकी जो सेल्स हैं, सेल्स के हिसाब से अगर फ़र्ज़ किया आपकी 1 लाख सेल्स हैं और इन्वेंट्री आपकी 20,000 नॉर्मल एवरेज पे रहती है, तो अगर 1 लाख सेल्स हैं तो सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स जो इन्वेंट्री की अमाउंट है तो इट्स मीन कि 5 टाइम आपकी इन्वेंट्री रोटेट हुई। तो जो टाइम्स में आपकी आती है जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको फार्मूला देख लें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसकी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ पे डालनी है उसकी कैसे आप कंसिडर कर सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे आप काउंट करेंगे, हमारे पास आई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,90,000 और एवरेज ओपनिंग और प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप ऐड करें तो ये बनती थी और डिवाइड करें 2 पे तो ये एवरेज इन्वेंट्री बनती थी 55,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री तो आप की बनता है कि जो इन्वेंट्री है वो रोटेट हुई 5.54 टाइम्स के हिसाब से। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे देखें ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख और प्लस उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 55,000। दिस रेशियो इज़ एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ये भी याद रखने वाली बात है, ये परसेंटेज में नहीं होती, ये टाइम्स में होती है। इट शोज़ दैट फॉर हाउ मैनी टाइम्स द इन्वेंट्री इज़ टर्निंग ओवर टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद आता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कितना पीरियड आपकी स्टॉक में हेल्ड रही। इसको जो है नंबर ऑफ़ डेज़ में होता है, नंबर ऑफ़ डेज़ इन ईयर, एक साल में कितने डेज़ होते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो आपने पिछली टाइम्स में काउंट किया उसको
आप यहाँ पे डालेंगे। अल्टरनेटिवली इसका दूसरा फार्मूला भी है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई 365 और डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको जो आसान लगे आप उसको याद कर सकते हैं। जैसा कि if this ratio is to be calculated in number of months, then number of days will be replaced by the number of months in years। अगर नंबर ऑफ डेज़ में आप काउंट करना चाहते हैं तो डेज़ लगाएंगे 365। अगर आप उसको मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जितने भी डेज़ हों उसको डिवाइडेड बाई 30 कर दें तो आपके पास वो मंथ में आ जाएगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन मंथ्स कैसे आप करेंगे एक साल में कितने होते हैं, महीने 12, और उसकी जो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो काउंट की थी वो कितनी टाइम्स थी, 5.54। तो ये आप जब डिवाइड करेंगे मंथ्स के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 2.17 होल्डिंग पीरियड। तो दिस रेशियो टेल्स द पीरियड फॉर विच द इन्वेंट्री विल रिमेन इन स्टोर और गो डाउन। आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर एक के साथ क्वेश्चन के साथ एक हिंट दिया गया है कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाए तो बाकी जाके थ्योरी में भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें सेल्स हैं 8 लाख की और मार्कअप का रेशियो है वो 25% है। कैलकुलेट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो आप फार्मूला देखेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपने कैसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना है। फार्मूले में पुट करेंगे जो मिसिंग एलिमेंट होगा तो आपके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसका हिंट भी दिया गया है। फर्स्ट किया जो आपका सेल्स थी वो 100% थी और बाद में इंक्रीज़ होने के बाद 125% होगी। अगर कास्ट 75% थी तो 100% होगी और ये आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्कअप रेट जो है 25% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अल्टीमेटली जो है ग्रॉस प्रॉफिट को आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। जब सेल्स के आपके पास फिगर्स आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 और डिवाइड करेंगे 125 के साथ, और ये जो शामिल होगा ये कास्ट प्लस जो है आपका मार्कअप होगा या प्रॉफिट रेशो जो होगी 25 प्लस कास्ट वाली 125 ये सेल्स की आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 दी हो, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो 25% से हो, तो आपने कैलकुलेट कर क्या करना है, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला किया है उसी से आप जो है थ्योरी में वापस जाके उसको पढ़ के उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया गया है 40,000 और जीपी मार्जिन जो है वो 25% ऑफ सेल्स है। तो कैलकुलेट आपने क्या करना है, सेल्स और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये जो है एक दफ़ा आपने फार्मूला जब सीख लिया जो हमने पहले सॉल्व भी किया है तो फिर आपको सोल्यूशन इसका आसान हो जाएगा। आप उसको एक दफ़ा थारोली पढ़ेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन ये हिंट आपको हेल्प आउट करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, मार्कअप का रेट दिया हुआ है 25% और आपने कैलकुलेट क्या करना है, सेल्स और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो ये फिर आपको वही फार्मूले जो हैं हेल्प आउट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। आपके पास सेल्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड है, डायरेक्ट लेबर है, FOH है, इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री है, डिक्रीज़ इन वर्क इन प्रोसेस है, तो इंक्रीज़ इन फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। तो इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेट, प्रॉफिट मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, और उसके बाद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की जो रेशो है इन मंथ्स या इन नंबर ऑफ़ डेज। तो हिंट भी आप पढ़ सकते हैं, ये जो आपको हेल्प आउट करेगा सॉल्व करने में। यहाँ पे जो है इंक्रीज़ इन्वेंट्री का क्या मतलब है, डिक्रीज़ इन्वेंट्री का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ ग्रेटर दैन दी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास एक इन्वेंट्री है तो ये आपको इंक्रीज़ का मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हुई, अगर डिक्रीज़ हुई तो ओपनिंग इन्वेंट्री से माइनस करेंगे तो आपके पास डिक्रीज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये आपको
हिंट भी दिया गया। आगे भी आप जो हिंट है इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आप से अगर इजीली हो जाए ठीक है, वरना जो है थ्योरी को आप अंडरस्टैंड कर लें तो सही है। न्यूमेरिकल में आपकी ग्रेप जो है नॉन अकाउंटिंग बेस्ड वाले स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। अगर नहीं होंगे तो फिर जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो इनको सॉल्व भी मैं करके आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आगे है, टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारे पास है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और इसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्वेंट्री है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको जो मिसिंग एलिमेंट होंगे आप वो फाइंड कर सकते हैं, जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसमें से। हिंट भी दिया गया है, टोटल फैक्ट्री कास्ट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू ए रिवर्स कैलकुलेशन, यानी कि आपने टोटल पूरा फार्मूला जब लगाएंगे तो जो एलिमेंट आपके पास हैं उनको लिखते जाएंगे, और जो मिसिंग है उसमें से रिवर्स चलेंगे। तो ऐड आप जो माइनस हो रहे थे उसको ऐड करें, जो ऐड हो रहे थे उसको माइनस करेंगे, तो आप अल्टीमेटली FOH के टोटल फैक्ट्री कास्ट के पर पहुंच जाएंगे। हियर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, दिस विल बी adjusted in reverse order for change in finished goods inventory to get the figures of cost of goods manufactured. The cost of goods manufactured will be adjusted in reverse order for change in the work in process inventory to get the figure of total factory cost. तो ये आपको हिंट भी दे दिया गया, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट होगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है मटेरियल की, और क्लोजिंग की इन्वेंट्री है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर की, FOH की है, टोटल फैक्ट्री कास्ट भी आपके। कैलकुलेट आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो सेम जो पिछला आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसको भी आप रिवर्स ऑर्डर में आप करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड जो फार्मूला है CGS का उसको पुट याद करना याद है तो उसको पुट करेंगे तो ये आपकी हेल्प आउट करेगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हिंट भी पढ़ लेते हैं। कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी कैलकुलेट थ्रू ए रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द टोटल फैक्ट्री कास्ट इन विच फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट एंड डायरेक्ट लेबर कास्ट विल बी एडेड। देयरफॉर thereafter the cost of material consumed will be adjusted in reverse order with the change in material inventory to know the amount of material purchased during the year। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर्स जो है एंड होता है, और इन पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, हो जाए अच्छा है, नहीं होता तो आप इसको क्यूरी में पुट करें। अभी हम इसको क्यूरी को मैं एड्रेस नहीं करूँगा, जब हम रिवीजन के लेक्चर कर रहे होंगे कास्ट अकाउंटिंग के भी और बाकी भी सारे, तो मैं ये आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा इसका।